जाता है और इसी वजह से एक बहुत बड़ा युद्ध होता है जो इतिहास बन जाता है। जिस तरह से भारत में महाभारत का युद्ध हुआ था, उसी तरह से पश्चिम में भी एक ऐसा युद्ध हुआ था जो 10 सालों तक चला था। और इस युद्ध में एक से बढ़कर एक महान योद्धा थे और उन्हीं योद्धाओं में एक था अक्लीस। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एगमेम्नोन को, जो एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा है। ये दूसरे राजाओं के साथ युद्ध करता है और उन्हें हरा देता है और इसके अंदर अब कई सारे राज्य है जो इसका साथ देते हैं। मतलब जब भी उन्हें बुलाएगा युद्ध के लिए तो उन्हें आना ही पड़ेगा। और अभी अपनी सेना लेकर किसी दूसरे राज्य की सीमा में घुस जाता है और तभी वहाँ का राजा अपनी सेना लेकर आ जाता है। एगमेम्नोन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, मेरे लिए लड़ो। वो राजा कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और तुम कभी भी पूरी दुनिया को नहीं जीत पाओगे। एगमेम्नोन कहता है कि ऐसा कई राजाओं ने कहा था और आज वो सब मेरे लिए लड़ते हैं। एगमेम्नोन कहता है कि एक काम करते हैं, पुराने तरीके से इस वॉर को खत्म करते हैं। तुम अपना बेस्ट वॉरियर मैदान में उतारो और मैं भी अपना बेस्ट वॉरियर को बुलाता हूँ। दोनों में जिसका भी वॉरियर जीतेगा वो जीत जाएगा। और इस शर्त को राजा मान लेता है और अपने बेस्ट वॉरियर को आवाज लगाता है और वहाँ से एक 8 फुट लंबा चौड़ा तगड़ा इंसान निकल के आता है जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। एगमेम्नोन भी अपने वॉरियर अक्लीस को आवाज लगाता है लेकिन वहाँ से कोई नहीं आता और दूसरी सेना के लोग हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि अक्लीस 2 लड़कियों के साथ सो रहा है और अब अक्लीस उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे युद्ध हो रहा है। अक्लीस के आने के बाद एगमेम्नोन उसे बोलता है कि तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए कोड़े लगने चाहिए। अक्लीस कहता है कि लड़ लो फिर, मैं तो जा रहा हूँ। एगमेम्नोन से सभी लोग डरते हैं, बड़े बड़े राजा डरते हैं, लेकिन अक्लीस इससे एक घंटा नहीं डरता। अक्लीस उसके राज्य में रहता है जो बहुत बड़ा वॉरियर है और इन दोनों का 36 का आंकड़ा है और जब इसका मन करता है तभी ये युद्ध के लिए आता है, अगर मन नहीं करता तो ये नहीं आता। अक्लीस जाने लगता है और वो दूसरा राजा बोलता है कि तुम इन सैनिकों को देखो, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम हजारों सैनिकों को बचा सकते हो। दरअसल वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि अगर वो लड़ेगा तो उसकी लड़ाई से क्लियर हो जाएगा कि जीत किसकी है। अगर वो नहीं लड़ा तो सारी सेनाओं को आपस में लड़ना पड़ेगा जिससे खून खराबा होगा। एगमेम्नोन भी अक्लीस से नफरत करता है और कहीं न कहीं वो उससे डरता भी है। अब अक्लीस उस दूसरे सैनिक से लड़ने के लिए चला जाता है और उसे एक ही वॉर में खत्म कर देता है और उनकी पूरी सेना के सामने खड़ा हो जाता है और चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि कोई और है। लेकिन उस पूरी सेना में से किसी को भी हिम्मत नहीं थी कि वो अक्लीस का मुकाबला करे। और यहाँ भी हमें पता चलता है ट्रोय के बारे में। ट्रोय एक बहुत बड़ा राज्य है और उस राज्य के 2 बेटे हैं, एक का नाम है हेक्टर और दूसरे का नाम है पेरिस। हेक्टर एक बहुत बड़ा योद्धा है, ठीक अक्लीस के जैसे। अब हेक्टर और पेरिस दोनों स्पार्टा आते हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने। जो ये स्पार्टा और ट्रोय के बीच में काफी युद्ध हो चुके हैं, इसलिए ये दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। वो हेक्टर का और पेरिस का खूब मान सम्मान करता है और उनकी काफी खातिरदारी करता है। और स्पार्टा का जो राजा है वो एगमेम्नोन का छोटा भाई है और उसकी बीवी का नाम है हेलन। हेलन काफी खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक है। और ऐसे में जो हेक्टर का छोटा भाई है पेरिस, उसका और हेलन का अफेयर शुरू हो जाता है। और अगले दिन जब हेक्टर और पेरिस वापस आते हैं तो पेरिस किसी को बिना बताए उसे अपनी बोट में छुपा लेता है और बीच रास्ते में हेक्टर को बताता है कि उससे मैं प्यार करता हूँ और उसे अपने साथ ले आया हूँ। हेक्टर को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो जानता है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। हेक्टर बोलता है कि शिप को वापस घुमाओ, हम हेलन को वापस छोड़ के आ रहे हैं। क्योंकि हेक्टर नहीं चाहता कि मेरे भाई की बेवकूफी की वजह से ट्रोय और स्पार्टा के बीच में युद्ध हो और हजारों लाखों लोग की जान जाए। लेकिन पेरिस बोलता है कि अगर आप उसे वापस छोड़ोगे तो मैं भी वही रहूंगा। हेक्टर बोलता है कि वो लोग तुम्हें मार देंगे। पेरिस कहता है कोई ना, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और अब हेक्टर को अपने भाई की जिद के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं और वो हेलन को अपने देश ट्रोय में लेके आ जाता है। वही दूसरी तरफ एगमेम्नोन का छोटा भाई उसके पास आता है और कहता है भाई, उन्होंने मेरी बीवी को चुराकर सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया बल्कि पूरे यूनान का अपमान किया है और हम उनके साथ युद्ध करना चाहता हूँ, क्या आप मेरा साथ दोगे? एगमेम्नोन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। क्योंकि कहीं न कहीं एगमेम्नोन खुद चाहता था कि वो ट्रोय पे कब्जा करे और ये उसके कई सालों का सपना था और अब उसका सपना पूरा होने जा रहा था। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अक्लीस इस युद्ध में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो एगमेम्नोन के लिए नहीं लड़ना चाहता। अब रात को जब एगमेम्नोन अपने साथी के साथ युद्ध की स्ट्रेटेजी बनाता है तो उसका सलाहकार बोलता है कि हमें इस युद्ध के लिए अक्लीस की जरूरत है। एगमेम्नोन कहता है कि अक्लीस को कंट्रोल करना मुश्किल है, वो उनकी बजाय हमसे भी लड़ सकता है। उसका सलाहकार कहता है कि ये बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, ऐसा युद्ध आज से पहले कभी नहीं हुआ और हमें एक महान योद्धा की जरूरत है और अक्लीस एक पैदाइशी खूंखार योद्धा है। अब एगमेम्नोन अक्लीस को मनाने के लिए उसके पास एक राजा को भेजता है और राजा अक्लीस को बोलता है कि उन लोगों ने हमारी बेइज्जती की है। अक्लीस बोलता है कि उन्होंने सिर्फ एक आदमी की बेइज्जती की है और इससे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। राजा कहते हैं कि ये बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और इसमें जो योद्धा लड़ेंगे उनका नाम हजारों लाखों सालों तक याद रखा जाएगा और ऐसा अक्लीस भी चाहता है।
वो भी चाहता है कि उसका नाम सदियों तक याद रखा जाए। और अब अखिलेश उसे कोई जवाब नहीं देता और उसी दिन अखिलेश अपनी माँ से मिलता है और अखिलेश की माँ के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक गॉडेस है। और यहाँ पे हम आपको एक बात बता दे जो कि फिल्म में नहीं बताई गई लेकिन वो इतिहास में है। कहा जाता है कि जब अखिलेश पैदा हुआ था तो उसकी माँ ने उसे पैर से पकड़कर एक पवित्र नदी में डुबोया था और इससे अखिलेश का पूरा शरीर अमर हो गया था। लेकिन जहाँ से उसकी माँ ने उसे पकड़ा था उसका पैर सिर्फ उसी हिस्से को भेजा जा सकता था। अखिलेश की माँ कहती है कि अगर तुम इस युद्ध में नहीं जाओगे तो तुम्हारी खूबसूरत बीवी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे और फिर उनके बच्चे होंगे और वो सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, लेकिन तुम्हारा नाम सदियों तक याद नहीं रखा जाएगा। और अगर तुम इस युद्ध में जाते हो तो जब तक ये धरती है तब तक तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा, लेकिन ये भी है कि अगर तुम इस युद्ध में गए तो फिर वापस लौट के कभी नहीं आओगे और मैं फिर तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। अब अखिलेश को पता चल जाता है कि अगर वो उस युद्ध में जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो जाने का फैसला करता है। और अब ये ट्रोय के युद्ध के लिए हजारों शिप्स के साथ निकल पड़ते हैं। वही दूसरी तरफ जब हेक्टर अपने राज्य पहुंचता है तो अपने पिता से बोलता है कि हमें हेलेन को वापस भेज देना चाहिए। उसके फादर कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने हेलेन के प्यार में उसे बदलते हुए देखा है। हेक्टर कहता है कि मैं अपने भाई के प्यार के लिए ट्रोय को जलता हुआ नहीं देख सकता और अगर वो राजा अपने बड़े भाई एगममनोन से मिल गया और हमारे बीच में युद्ध हुआ तो बहुत बुरा होगा। और आप तो जानती है कि हमें शुरू से तबाह करना चाहता है एगममनोन। उसके फादर कहते हैं कि ट्रोय की दीवारें बहुत अच्छी है, उन्हें कोई भी नहीं भेद पाया। और ये सच था क्योंकि ट्रोय की दीवारें इतनी ऊंची थी कि आज तक उन्हें कोई भी पार नहीं कर पाया था। हेक्टर एक नेक दिल का राजकुमार था, इसलिए वो नहीं चाहता कि उसके भाई की गलती की वजह से पूरे ट्रोय की जान मुसीबत में पड़े। अब वही दूसरी तरफ एगममनोन की फौज ट्रोय पहुँचने वाले होते हैं। तभी एगममनोन देखता है कि एक शिप बहुत आगे होती है। एगममनोन अपने सलाहकार से पूछता है कि वो कौन है। उसका सलाहकार कहता है कि वो अखिलेश है। एगममनोन कहता है कि वो पागल हो गया है, वो चंद सैनिकों के साथ ट्रोय के बीच को नहीं जीत सकता, ये नामुमकिन है। बाकी सारे सैनिक पीछे होते हैं और अखिलेश बहुत ही बहादुरी से लड़ता है। और ये देखकर शिप में जो सैनिक थे वो उसका नाम पुकार रहे थे और ये देखकर राजा निराश हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका नाम हो, क्योंकि आज तक जितने भी युद्ध उसने जीते हैं उनमें उनके साथ अखिलेश भी था और सारे युद्धों में अखिलेश का ही नाम होता है। वही अखिलेश अपने सैनिकों के साथ बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ रहा था। अखिलेश के सैनिक अपोलो मंदिरों को लूट लेते हैं और पुजारियों को मार देते हैं और वहाँ की लड़कियों को बंदी बना लेते हैं। और तभी एक ऐसा पल आता है जब हेक्टर उसके सामने होता है। अब अखिलेश उसके सारे आदमियों को मार चुका था और अब हेक्टर उसके सामने अकेला खड़ा था। वो चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन अखिलेश उसे बोलता है कि हमारा युद्ध कल होगा, तुम घर जाओ। अब अखिलेश जब अपने खेमे में आता है तो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की बंदी बनी हुई है। एक सैनिक बोलता है कि हम इसे अपोलो के मंदिर से बंदी बना के लाए हैं और ये लड़की होती है हेक्टर की कजिन। वो लड़की अखिलेश को कहती है कि तुमने पुजारियों को क्यों मारा। अखिलेश कहता है मैंने बहुत सारे लोगों को मारा लेकिन उनमें से कोई भी पुजारी नहीं था। वो लड़की कहती है फिर तुम्हारे आदमियों ने मारा होगा और अपोलो देव इसका बदला जरूर लेंगे। अखिलेश कहता है तो फिर इंतजार किस बात का है। वो कहती है सही टाइम का। अखिलेश कहता है कि उसके पुजारी मारे गए, उसकी सेविका बंदी है और कौन सा सही वक्त आने वाला है। अखिलेश जब उसके करीब आता है तो उससे डरने लगती है। अखिलेश उसे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम बिल्कुल सेफ हो। तभी अखिलेश का एक आदमी वहाँ पे आता है और कहता है कि आपको एगममनोन ने बुलाया है जीत का जश्न मनाने के लिए। अखिलेश जब वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे काफी सारे राजा थे। एगममनोन उन सबको भेज देता है और अखिलेश से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है आज की जीत के बाद लोग क्या तुम्हें याद रखेंगे। लोग हमेशा राजा को याद रखते हैं। अखिलेश कहता है जब हमने वो किनारा जीता तब राजा बहुत दूर बीच समंदर में था। एगममनोन कहता है कि तुम्हारे आदमियों ने वहाँ के मंदिर भी लूटे। अखिलेश कहता है तुम्हें जो चाहिए वो ले सकते हो, मेरी तरफ से गिफ्ट है। एगममनोन कहता है कि मैं पहले से ले चुका हूँ। और तभी उसके आदमी वहाँ पे आते हैं उस लड़की को लेकर जिसे अखिलेश अभी अभी वादा करके आया है कि वो यहाँ पे सुरक्षित रहेगी। अखिलेश उन आदमियों से कहता है कि अगर तुम अपने घर जिंदा जाना चाहते हो तो इस लड़की को छोड़ दो। तभी वो लड़की कहती है कि आज वैसे ही बहुत खून खराब हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से और खून बहे। और ये सुनकर अखिलेश चुप हो जाता है और ये देखकर एगममनोन के होश उड़ जाते हैं कि एक महान योद्धा को एक लड़की ने चुप कैसे कर दिया। और अब वो अखिलेश को चिढ़ाने के लिए कहता है कि आज रात को ये लड़की मुझे नहलाएगी और इसके बाद कौन जाने की क्या होने वाला है। ये सुनकर अखिलेश गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी कफन ओढ़ने से पहले मैं तुझे मौत की नींद जरूर सुलाऊंगा। अगले दिन जब सब युद्ध के लिए जाते हैं तो अखिलेश के जो खास सैनिक होते हैं जो सिर्फ अखिलेश के लिए लड़ते हैं वो अखिलेश से कहते हैं कि सभी युद्ध के लिए जा रहे हैं। अखिलेश कहता है कि हम में से कोई भी युद्ध में नहीं जाएगा, हम ये युद्ध नहीं लड़ेंगे। वही युद्ध के मैदान में एक तरफ हेक्टर और उसका भाई पेरिस होते हैं और दूसरी तरफ एगममनोन और उसका भाई। अब पेरिस एगममनोन से कहता है कि युद्ध हेलेन की वजह से हो रहा है क्योंकि मैं भी हेलेन से प्यार करता हूँ और तुम्हारा भाई उसे चाहता है, इसलिए हम दोनों में युद्ध करवा दो और जो भी जीतेगा वो हेलेन को ले जाएगा। जबकि एगममनोन ये नहीं चाहता था क्योंकि वो अपने भाई की बीवी के लिए नहीं आया था बल्कि वो ट्रोय को हासिल करना चाहता था। अब उसका भाई उसको साइड में ले जाके बोलता है कि मैं इसको मार देता हूँ और फिर तुम ट्रोय पे हमला कर देना और ट्रोय भी तुम्हारा हो जाएगा और मेरा बदला भी पूरा।
अब पेरिस और एगमेम्नोन के भाई की लड़ाई होती है और पेरिस को एगमेम्नोन का छोटा भाई मारने वाला होता है। तभी बीच में हेक्टर आ जाता है और वो एगमेम्नोन के भाई को मार गिराता है और ये देखकर एगमेम्नोन युद्ध का ऐलान करता है। युद्ध शुरू हो जाता है लेकिन उनकी सेना कमजोर पड़ जाती है। उनके बड़े बड़े वॉरियर्स भी इस युद्ध में मारे जाते हैं क्योंकि आज इस युद्ध में अक्लीस नहीं आया था और ऐसे में वो लगभग हार ही मान चुके थे। सेनापति कहते हैं कि हम आए थे हेलेन के लिए लेकिन अब उसका राजा ही नहीं रहा, उसका पति नहीं रहा, तो युद्ध का मतलब ही नहीं बनता। तभी रात को एगमेम्नोन की एक मीटिंग होती है और वो कहता है कि हमें अक्लीस की जरूरत है। अक्लीस के बिना हम इस युद्ध को नहीं जीत सकते, हमें उसे मनाना ही पड़ेगा। उसके साथ ही पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ है। एगमेम्नोन कहता है कि वो बाहर है, मैंने सैनिकों को सौंप दी है, मैंने उसे छुआ भी नहीं। तभी बाहर दिखाया जाता है कि बाहर कुछ सैनिक उस लड़की के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तभी वहाँ पे अक्लीस आता है और उनमें से एक आदमी को मार देता है और लड़की को उठाकर अपने खेमे में ले आता है। और लड़की अक्लीस से पूछती है कि तुमने एक महान योद्धा बनने का जीवन क्यों चुना। वो कहता है मैंने चुना नहीं है, मैं पैदा ही एक योद्धा के साथ हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि अक्लीस सो जाता है और रात को लड़की अक्लीस को मारने के लिए चाकू लेके आती है और बंद आंखों में अक्लीस उसे बोलता है कि मार दो। और लड़की कहती है अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो तुम बहुत सारे लोगों को मारने वाले हो। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। और अब वो उसे नहीं मारती और यहाँ पे दोनों इंटीमेट होते हैं। अब अक्लीस ये तय करता है कि वो युद्ध नहीं करेगा और वापस जाने की तैयारी करता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि नाव में सारा सामान लाद दो, हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। लेकिन उसी रात ट्रोय के सैनिक इन पे हमला कर देते हैं। हालांकि युद्ध के रूल के खिलाफ होता है और हेक्टर इस चीज के लिए साफ मना भी करता है, लेकिन हेक्टर की कोई भी नहीं सुनता और रात में उन पर आक्रमण कर दिया जाता है। इस युद्ध में अक्लीस के साथ उसका कजिन भी आया था जो बिल्कुल अक्लीस के जैसा दिखता है और अक्लीस उससे बहुत प्यार करता है और वो बहुत नाराज होता है, बहुत खफा होता है कि हम वापस जा रहे हैं। क्योंकि वो लड़ना चाहता था, उसे इस बात का बड़ा दुख था कि हमारी कंट्री वाले मर रहे हैं। अब रात में ये क्या करता है, जब ट्रोय के सैनिक इन पे हमला करते हैं तो ये अक्लीस का कवच उसकी तलवार ढाल लेकर सैनिकों के पास आता है और कहता है कि चलो। सैनिकों को लगता है कि अक्लीस है क्योंकि वो उसके जैसा ही दिखता है और ऊपर से अक्लीस की ड्रेसअप में था और सब उसके साथ जाते हैं। सबके अंदर एक जोश आ जाता है। अब इनका युद्ध होता है और हेक्टर से अक्लीस का कजिन मारा जाता है और हेक्टर जब उसे मारता है तो देखता है कि वो अक्लीस नहीं है बल्कि उसका कजिन है। और अब हेक्टर बड़ा परेशान हो जाता है और रात में अपनी बीवी को एक खुफिया रास्ता दिखाता है और कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो यहाँ से भाग जाना। वही दूसरी तरफ जब अक्लीस को पता चलता है कि उसके भाई को हेक्टर ने मार दिया तो वो इस बात से आग बबूला हो जाता है और अक्लीस वो अकेला ट्रोय की दीवारों के सामने खड़ा हो जाता है और हेक्टर को ललकारता है। और अब हेक्टर बाहर आता है और अक्लीस से कहता है कि युद्ध से पहले मैं तुमसे एक करार करना चाहता हूँ, जो भी युद्ध जीतेगा वो मरने वाले को पूरा सम्मान देगा। अक्लीस कहता है कि शेर और इंसान के बीच में कोई करार नहीं होता। और इसके बाद अक्लीस और हेक्टर की जबरदस्त जंग होती है और इस जंग में हेक्टर की मौत हो जाती है। अब जब हेक्टर मर जाता है तो उसे वही नहीं छोड़ता बल्कि उसे अपने रथ के पीछे बांधकर अपने खेमे तक ले जाता है। ये देखकर ट्रोय वासियों को बहुत दुख होता है क्योंकि सभी हेक्टर से बहुत प्यार करते थे और वो बहुत अच्छा इंसान था। अब रात को ट्रोय का राजा अक्लीस के पास आता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे को पूरा सम्मान दूं जो मृत्यु के बाद हर योद्धा को दिया जाता है। अक्लीस कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ। राजा कहता है जिसका जवान बेटा मर गया हो तुम्हें क्या लगता है उसे मौत से डर लगेगा। और अब अक्लीस हेक्टर को उसके साथ लौटा देता है। अक्लीस कहता है कि हमारे देश में मौत का शोक 12 दिनों तक मनाया जाता है। राजा कहता है हमारे देश में भी ऐसे ही होता है। अक्लीस कहता है मैं वादा करता हूँ कि 12 दिनों तक ट्रोय पे कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। और तभी वहाँ पे हेक्टर की कजिन भी आ जाती है और अक्लीस उसे भी छोड़ देता है। और इस बात से एगमेम्नोन पूरी तरह से भड़क जाता है कि उसने उनको 12 दिनों का पीस क्यों दिया। यही सही समय था उन पर आक्रमण करने का और विजय हासिल करने का। उसका सलाहकार कहता है कि हेक्टर के मर जाने से कुछ नहीं होगा, ट्रोय की दीवारें बहुत ऊंची है, हमें किसी तरह उन्हें भेदना होगा। तभी एक दूसरा सलाहकार जो कि एक राजा भी था वो एक तरकीब निकालता है और वो एक लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा बनाता है। और अब 12 दिनों तक कोई युद्ध नहीं होता। और जब ट्रोय के राजा बाहर आके देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ एक लकड़ी का बड़ा सा घोड़ा था और उसके सामने एगमेम्नोन के कुछ सैनिक मरे पड़े थे। राजा का सलाहकार कहता है कि इन्होंने हमारे मंदिरों का अपमान किया था, इसलिए इनको देवताओं की तरफ से सजा मिली है। उन्हें लगता है कि सारे सैनिक यहाँ से भाग गए और ये घोड़ा बचा है जो देवताओं ने रखा है और ये शांति का प्रतीक है, इसलिए घोड़े को अंदर ले आते हैं और सभी लोग काफी खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि हम ये जंग जीत गए क्योंकि दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। एगमेम्नोन ने प्लान के मुताबिक अपने शिप्स को और सैनिकों को एक दूसरी जगह पे छिपा के रखा था और घोड़े के अंदर अक्लीस और बहुत सारे सैनिक थे जो उसमें छुपे हुए थे। और जैसे ही रात होती है तो ये लोग घोड़े से निकलने लगते हैं और ट्रोय के सारे दरवाजे खोल देते हैं और इससे एगमेम्नोन और सारे सैनिक अंदर आ जाते हैं और आक्रमण कर देते हैं। एगमेम्नोन
गजामन ट्रोय के राजा को भी मार देता है। तभी हम हेक्टर की कजिन को देखते हैं जो कि प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। तभी एगमनोन उसके पास आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और तभी वो लड़की चाकू निकालती है और उसकी गर्दन पे मार देती है और वो मर जाता है। तभी राजा के अंगरक्षक उस लड़की को मारने वाले होते हैं कि वहाँ पे अक्लीस आ जाता है और उनको निपटा देता है। और वो लड़की नीचे गिरी हुई थी और अक्लीस उसे उठा रहा था और तभी वहाँ पे पेरिस आता है और उसे तीर मारता है जो कि सीधा अक्लीस की एड़ी पे लगता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अक्लीस का सिर्फ यही हिस्सा था जिसको भेदा जा सकता था। जैसे राउंड की नाभि थी वैसे ही अक्लीस की एंकल थी। तीर अक्लीस के एंकल के आर पार हो जाता है और उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है और उस तीर को निकालकर पेरिस की तरफ बढ़ता है। लेकिन पेरिस सामने से तीरों की बौछार करने लगता है। हालांकि उसकी कजिन उसे मना करती है लेकिन वो नहीं रुकता। पेरिस अपनी बहन को कहता है कि चलो। वो जाना नहीं चाहती लेकिन अक्लीस कहता है कि तुम जाओ क्योंकि पूरा ट्रोय खत्म होने वाला है। और इसके बाद अक्लीस की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से एक महान योद्धा का अंत होता है।